वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या। ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर हम जनसंख्या के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। जनसंख्या कितनी है हमारे भारत की, लास्ट जनगणना कब हुई थी, जनगणना होती क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आपदा क्या होती है। आपदा बच्चे जो किसी भी क्षेत्र होता है घनी आबादी वाला, वहाँ पे लोग प्रभावित हो जाते हैं किसी भी त्रासदी से बाढ़, सुनामी, भूकंप वगैरह, उसी को हम कहते हैं भाई आपदा आ गई है। जो मानवीय एक संसाधन के रूप में काम करता है, ये एक उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं हम, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ वो क्या है, मानव ने बनाई है, तो वो क्या है, उत्पादन मानव के द्वारा किया है, उसका यूज भी मानव कर रहा है, उपभोक्ता। तो मानव क्या है, हमारा एक ऐसा संसाधन है जो चीज़ों का उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी स्वयं है। तो किसी भी सरकार को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके देश में कितने लोग रह रहे हैं और वो लोग कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कितने स्त्री है, कितने पुरुष हैं। ये सारी चीज़ें सरकार को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि सरकार अगर समझेगी नहीं हमारे वहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा है, कौन से व्यवसाय में लगे, तो उनके लिए नीतियाँ भी नहीं बना सकती। तो इसलिए सरकार को सारी चीज़ें जाननी होती है। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, मृत्यु दर क्यों अधिक है, उसी हिसाब से वो काम कर सकती है। तो ये सारी जनसंख्या के बारे में चीज़ें कैसे पता करेगी सरकार? हर एमएलए, मंत्री वगैरह जाके घर घर तो पूछेगा नहीं। इसके लिए वो क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। ठीक है, तो जनगणना यही होती है कि जनसंख्या के बारे में हमें एक जानकारी मिल जाती है पूरी अच्छी तरह से, आधिकारिक रूप से, कि इतनी जनगणना हुई है। इस हिसाब से वो देख लेते हैं कि हाँ, हमारे देश में कितने क्या लोग हैं, हमें उस हिसाब से अपनी आगे नीति वगैरह बनानी है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। वो 3 चीज़ें हैं, जनसंख्या का आकार कितना है, वितरण कितना हो रखा है, कितनी जनसंख्या है हमारे वहाँ पे, कहाँ निवास करती है, ये चीज़ें हमें सबसे पहली चीज़ पढ़नी है। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है हमारे यहाँ पे, जनसंख्या में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है, ये दूसरी चीज़ पढ़नी है। और तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है, जो जनसंख्या वृद्धि वगैरह हो रही है उससे हमारे उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है ये, और उसका शिक्षा स्तर कितना बड़ा है, साक्षरता स्तर कितना बढ़ रखा है, लिंग अनुपात और उम्र वगैरह, व्यवसाय कौन सा कर रहे हैं, उस हिसाब से नीतियाँ वगैरह बनाना। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें इसमें पढ़नी। सबसे पहले हम देखिए जनसंख्या का आकार और वितरण। ठीक है, आकार और वितरण जो इसमें सारी चीज़ें बता रखी है, सारे डाटा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है बच्चे, क्योंकि जो हमारी लास्ट जनगणना हुई है 2011 की हुई है, तो उसी के अनुसार ये सारे डाटा है। तो जनसंख्या का जो भारत की ओवरऑल जनसंख्या है वो कितनी कही गई है, 2011 में मार्च में जो हुई है 12,106 लाख थी। ठीक है, और ये पूरे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 17.5% है। और भारत के कितने करोड़ लोग हैं, 12.1 जो करोड़ लोग हैं वो भारत के 32.8 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो विश्व का 2.4% है भाग। ठीक है, ये इस तरह से भारत का विवरण दे दिया गया है। अब जो जनगणना हुई है हमारी 2011 की, उसके अनुसार क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक। ठीक है, और वहाँ की आबादी कितनी देखी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, 1990 लाख। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, 1990 लाख है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। और वो पूरे इंडिया की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें 16% पॉपुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की देखी गई है, कितनी ज़्यादा है। वहीं सिक्किम की जो जनसंख्या है वो थी 6 लाख, और वहीं पे आप लक्षद्वीप की देखिए तो उससे भी कम आ जाती है, 64,429 लाख लोग निवास करते हैं बस। तो ये इतना सारा क्यों है, अलग अलग जनसंख्या का क्यों आ रहा है इतना, कि कहीं पे इतनी ज़्यादा कहीं पे इतनी कम। तो ये सारी चीज़ें जो है क्षेत्र के हिसाब से होती है। इंसान वहीं पे रहना पसंद करता है जहाँ पे उसे सारी सुविधाएं मिल जाए। इसीलिए जो भारत के 5 राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है, भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, लेकिन वहीं पे लोग कितने रहते हैं, 5.5% ओनली। और उत्तर प्रदेश में कहा हमारे 16% जो लोग थे वो निवास करते हैं। कितनी ज़्यादा जनसंख्या का अलग अलग देख सकते हैं आप, कि भाई कहीं पर ज़्यादा एरिया है लेकिन लोग कम है। अब देखते हैं जनगणना। जनगणना क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक निश्चित अंतराल में जो है आधिकारिक रूप से सरकार जनगणना कराती है जनसंख्या की, कि कितनी जनसंख्या है, गणना करो, तो उसी को कहते हैं हम जनगणना। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में। जो भारत की जो है पहली जनगणना कब हुई है, ब्रिटिश काल में हुई है, अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किए थी, 1872 में ये जनगणना हुई है। और वो जनगणना जो है इतनी सफल नहीं रह पाई थी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ को लोग एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। तो इसी तरह उस समय भी दिक्कत आई थी, पहली वाली इतनी सफल नहीं रही थी। लेकिन जो दूसरी बार हुई थी हमारी, वो जनसंख्या पूरी तरह से सफल रही थी।
1881 में जो हुई है पूरी तरह से सफल रही। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना का प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश काल से हम आज़ाद होने के बाद भी इस चीज़ को हमारी सरकारों ने लागू रखा क्योंकि ये चीज़ एक अच्छी थी, पॉजिटिव चीज़ थी। तो इसलिए हर 10 साल में जनगणना होती है और 2011 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी, 2021 में होनी थी पर नहीं हो पाई है। अब देखते हैं हम जनसंख्या का वितरण वगैरह कैसा है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व वगैरह क्या होता है। मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे जो है कितनी जनसंख्या रह रही है, तो उसी को कहते हैं हम जनसंख्या घनत्व कितना है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं बिहार का और अरुणाचल प्रदेश का। ये मान लीजिए बिहार है, ठीक है, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ का जो 1 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे बिहार में कितने लोग रह रहे हैं, 1102, ठीक है। वहीं पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश का 1 किलोमीटर का एरिया ले रहे हैं तो वहाँ पे कितने लोग हैं, 17। तो इससे आप समझिए कि एक बिहार में जो है 1 किलोमीटर के अंदर हम कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 1102 लोग हैं भाई। अब 1102 लोग अगर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति जहाँ रहेगा उसे एरिया कम मिलेगा और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रह रहे हैं तो भाई खुला खुला रहेंगे ना, आराम से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे गाँव में आप देखते हैं कि जनसंख्या कम होती है तो वहाँ पे क्या है, कितने बड़े बड़े घर होते हैं, इतने ज़्यादा खेत वगैरह होते हैं। जितने हमारा एक रूम होता है यहाँ दिल्ली का, तो वहाँ पे तो बिल्कुल एक किचन होता है उतना, ठीक है, सिर्फ। और कमरे तो बस पूछो ही, मैं कहीं पे 5 कहीं पे 7, इस तरह से बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं। तो क्या है, लोग रहने वाले कम है तो क्या है, स्थान ज़्यादा मिल रहा है लोगों को। और यही अगर हम देखें कि बाहर हमारे दिल्ली वगैरह में या जो भी ऐसे महाराष्ट्र वगैरह जो भी हमारे शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से एक व्यक्ति को बहुत कम एरिया मिलता है। तो यही है जनसंख्या घनत्व कि 1 किलोमीटर के अंदर एक प्रति इकाई में व्यक्ति कितने रह रहे हैं, लोगों की रहने वालों की संख्या को ही हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर कम लोग रह रहे तो जनसंख्या घनत्व कम है, अगर ज़्यादा लोग रह रहे तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। बस यही है जनसंख्या घनत्व और कुछ भी नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व तो हमने समझ लिया, भारत एक बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना देखा गया है, 382, ठीक है बच्चे। थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है बोलते बोलते, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। 381 लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जैसे हमने समझ लिया कि यहाँ पे बिहार में हमने देख लिया कि जनसंख्या का कितना होता है, हमने समझ लिया है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी हम बात समझ चुके हैं, तो आपको इससे समझ आ गया होगा। आगे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी बुक में मैप बना हुआ है तो इस मैप के अंदर ही आपको सारी चीज़ें समझाई गई। तो आप अपनी बुक को बिल्कुल सामने रख के इस मैप के अनुसार देखें। ये जो मैप की बातें हैं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे 250 से भी कम व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर? वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पे 250 से भी कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो कितना ज़्यादा इन्हें स्पेस मिलता होगा। और आप देखेंगे ये इलाके वैसे हैं, या तो हिमाचल वाले इलाके यहाँ पे, हिमालय पर्वत वाले, या बहुत गर्म वाले इलाके हैं, ठीक है। और उसके बाद 250 से 500 के बीच में जो लोग रहते हैं वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, असम, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं। 500 से जो है 750 तक कहाँ पे रहते हैं? तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब, ऐसे राज्य हैं। 750 से 1000 के बीच में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश और केरल है। और 1000 से भी ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले कहाँ हैं? बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैप में हो गई। अब आगे देखते हैं जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं और क्या चीज़ें उसे प्रभावित करती है। पहली बात है जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये तो हम जानते हैं, कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। अगर आप आज की जनसंख्या का निकालें और कल की निकालें तो उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि कुछ लोग तो जन्मेंगे भाई और कुछ की मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु दर जी यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जनसंख्या को किस चीज़ क्या चीज़ें परिवर्तन कर रही है। पहला है जन्म दर, भाई कुछ जन्मे भी है डेली, हर मिनट जन्मते बच्चे, और कुछ लोग उस समय मरते भी हैं भाई, और कितने तो प्रवास भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन आता रहता है। और जो जनसंख्या का आप इधर जैसे हमने देखा कि जनसंख्या जो है अलग अलग है, तो ये क्यों है बच्चे? तो ये इसीलिए है क्योंकि आप वहीं रहेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। आप जाके हिमालय के पर्वत पे तो रहना स्टार्ट नहीं कर देंगे भाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर मेट्रो ट्रेन कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सारी चीज़ें वहाँ पे बनाने में, तो वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। मानव कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ उसे ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल
बंगाल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं लोगों को ज़्यादा मिलती है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, मृदा बहुत अच्छी है, यहाँ की किसान वगैरह बहुत अच्छे से खेती वगैरह कर सकते हैं। तो इंसान हमेशा, मनुष्य हमेशा ऐसे स्थान पर रहेगा जहाँ उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसलिए इन जो स्थान है यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और क्या प्रभावित करती है? तो 3 फैक्टर है जो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब देखेंगे सबसे पहले हम जन्म दर के बारे में। तो जन्म दर से क्या होगी? हमारी जनसंख्या वृद्धि होगी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखते हैं कि एक विशेष समय में, मतलब हमने देख लिया एक विशेष समय अंतरकाल यानी 1 साल 2 साल, उसके अंदर कितनी जनसंख्या, उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसी को कहते हैं हम जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। कल तक था कि इस क्षेत्र में भाई 100 बच्चे थे, ठीक है। अगले दिन या 1 महीने बाद आपने काउंट करने गए तो वहाँ पे 100 बच्चे थे, वहीं पे हो गए 150, ठीक है। तो ये क्या है? जनसंख्या की वृद्धि हुई है। एक निश्चित समय अंतराल में आपने जाके उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या वगैरह देखी, उसमें परिवर्तन आया। अगर वो जनसंख्या बढ़ी है तो उससे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, अगर घटी है तो भाई जनसंख्या घट गई है, वृद्धि नहीं हुई है। तो प्रत्येक वर्ष में या 1 दशक वगैरह में हमारी जो सरकारें होती है ये सारी चीज़ें देखती हैं, और इससे क्या, और ज़्यादातर अभी क्या हुआ है, जनसंख्या की वृद्धि ही हुई है। तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसी को कहते हैं जन्म दर, ठीक है। एक वर्ष के अंदर देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर आप 1 महीने बाद जाके देखेंगे तो सरकारें क्या देखती है, 1 वर्ष में प्रति 1000 यानी 1 वर्ष के अंदर कितने 1000 बच्चों पे कितने बच्चे जन्मे हैं ये देखा जाता है। तो ये जीवित बच्चे कितने जन्मे हैं उसी को कहते हैं जन्म दर निकालना। वृद्धि का एक प्रमुख कारण है जन्म दर हमारी, और हमेशा क्या है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। हमेशा ही ये हुआ है कि जन्म दर ज़्यादा रहता है और मृत्यु दर जो जन्म दर है अधिक रहा है। लेकिन ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, ये जन्म दर ज़्यादा होता था लेकिन मृत्यु दर भी ज़्यादा था। पहले ये था क्योंकि जो लोग हैं, अगर आप राजा वगैरह के टाइम पे देखें तो इतनी सारी लड़ाइयाँ होती थी, तो जितने लोग जन्मे हैं उसमें से आधे तो जो है लड़ाइयों में उससे डबल मारे जाते थे, ठीक है। इतनी ज़्यादा राजा लड़ाई वगैरह होती रहती थी, कहीं यहाँ हमला वहाँ हमला, आक्रमण की वजह से, तो ये सारी सिस्टम बैठा रहता था, कोई जनसंख्या की इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तन होता रहा, परिवर्तन होता गया, फिर लोग बीमारियों से मरते गए क्योंकि नई नई कभी प्लेग बीमारी आई, कभी क्या बीमारी आई। तो जन्म दर तब भी ज़्यादा था लेकिन मृत्यु दर भी ज़्यादा था, कैसे, ये बीमारियों के कारण, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब धीरे धीरे क्या हो रखी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आने लग गई, तो अब जन्म दर जो है ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गया है, ठीक है। क्योंकि अच्छी अच्छी वैज्ञानिक तकनीकें आ गई जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का इलाज मिल चुका है, तो लोग बहुत कम मर रहे हैं बीमारियों से, ठीक है। अब वार्षिक वृद्धि दर क्या होता है? जो आपने वहाँ पे जन्म दर पढ़ा है वही वार्षिक वृद्धि दर है कि एक वर्ष में उस स्थान पे कितने 100 व्यक्तियों पर जितने लोगों की जन्म हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम वार्षिक वृद्धि दर। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि वार्षिक दर कहलाती है, ठीक है। आप किसी एरिया में गए, वहाँ पे जो है 100 बच्चे थे, 1 साल बाद आपने देखा तो 102 हो गए, 110 हो गए। तो ये क्या है, प्रति व्यक्ति जो बच्चे हैं उस पे क्या है, 100 व्यक्तियों पे 2 व्यक्तियों की अगर वृद्धि हो गई तो उसे हम कहेंगे भाई वार्षिक वृद्धि दर बढ़ रहा है। तो ये उसी की तरह सिमिलर है। अब आपने देख लिया जैसे वहाँ पे जन्म दर था, उसी तरह यहाँ मृत्यु दर है कि प्रति 1 साल के अंदर प्रति 1000 में कितने लोग या मरे हैं, उसी को कहते हैं मृत्यु दर कितना रहा है, ठीक है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। जैसे कि मैंने आपको भी पीछे अच्छी तरह समझाया, हमेशा से जन्म दर ज़्यादा था, मृत्यु दर भी ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया है, मृत्यु दर में गिरावट आ गई है जिसके कारण हमारा जनसंख्या का ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है। और अब तीसरा घटक क्या रह गया, क्योंकि हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, जन्म दर हो गया हमारा, जन्म प्रभावित करता था और मृत्यु प्रभावित करती थी, ये भी हमने देख लिया। अब तीसरा है प्रवास। प्रवास को देखेंगे तो प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही प्रवास कहलाता है, ठीक है। अब प्रवास क्या होता है, 2 टाइप के हमारे प्रवास होते हैं, एक होता है आंतरिक प्रवास है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कैसे होता है बच्चे, आंतरिक प्रवास को पहले समझते हैं। आंतरिक प्रवास जैसे कि आप यूपी से दिल्ली आ गए, ठीक है,
तो यूपी से आप दिल्ली आ गए, ये क्या है, आप है तो इंडिया के अंदर ही, तो ये क्या है आपका आंतरिक प्रवासी, कि भाई इंडिया से इंडिया में ही गए हैं। जनसंख्या ज़रूर प्रभावित हुई है, यूपी की जो है जनसंख्या कम हुई है, भाई एक व्यक्ति चला गया है, और दिल्ली की जो है जनसंख्या बढ़ गई है क्योंकि एक व्यक्ति भाई यूपी से यहाँ आ गया है। तो यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होगी, यहाँ की घटेगी, लेकिन पूरा ओवरऑल देखा जाए तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे राज्यों को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन भारत को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि है तो आप इंडिया के अंदर ही। वहीं पे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती है कि भारत से मान लीजिए कोई चला गया नेपाल, सऊदी अरब कमाने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, यूएस जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की घटेगी। तो इससे जो है भारत की जनसंख्या में थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। आंतरिक प्रवास जो मैंने बताया आपको वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, वो मैं आपको समझाती हूँ आगे। जो आंतरिक प्रवास है उससे जो है जनसंख्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि लोग भारत के अंदर से ही अंदर में भाई भीतरी जनसंख्या में थोड़ा बहुत प्रभाव आ गया तो आ गया, अंदर से अंदर ही प्रवास कर रहे हैं। भारत में जो है अधिकतर प्रवास कहाँ से होता है, ग्रामीण शहरों से हमारे नगरीय में होता है, ठीक है, क्योंकि सब जो होते हैं ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है अच्छी उनके व्यवसाय वगैरह, शिक्षा वगैरह, जीवन स्तर हो जाता है, इसलिए। अब जो ग्रामीण में क्या है सारी चीज़ें, इसको आप इंग्लिश में याद कीजिए बच्चे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, पुश और पुल फैक्टर, ठीक है। अपक्रश और अभिक्रश कारण, आप इसमें ना थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इससे अच्छा आप इंग्लिश में इसे याद रखिएगा तो बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो पुश फैक्टर ऐसे होते हैं, पुश का मतलब क्या होता है, यानी किसी डोर पे लिखा रहता है पुश द डोर, ठीक है, यानी अंदर की साइड करो उस डोर को, खुल जाएगा, धक्का देना, ठीक है, पुश का। तो पुश फैक्टर वो वाले फैक्टर होते हैं, पुश कारण वो होते हैं जो आपको पुश कर रहे हैं उस क्षेत्र से जाने के लिए, ठीक है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, गरीबी है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो ये सारी क्या है, पुश फैक्टर है, आपको पुश कर रहे हैं कि आप ग्रामीण छोड़ के नगरी की तरफ बढ़े, ठीक है। तो पुश फैक्टर की वजह से जो लोग होते हैं वो ग्रामीण से शहरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, ग्रामीण से शहरों की तरफ ज़्यादा निवास होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण में पुश फैक्टर होते हैं, अपकर्ष कारण होते हैं, जैसे गरीबी, मतलब जो भी हमारी बुरी चीज़ है जिसकी वजह से आप अच्छी जगह जाने की सोचते हैं, गरीबी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है, अशिक्षा हो सकती है, नौकरी की तलाश, तो वही सेम बात हो गई, कोई और चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जो भी ऐसे कारण आपको लगे, ठीक है, इसकी वजह से हो गया। और यहाँ पे क्या होते हैं, शहर में पुल फैक्टर, पुल का मतलब होता है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी रोजगार का स्तर अच्छा हो जाता है, शिक्षा का स्तर थोड़ा अच्छा है, व्यवसाय वगैरह अच्छा चल सकता है, तो पुल फैक्टर जो होते हैं आपको अपनी साइड खींचे, ठीक है, आकर्षण करे। तो यहाँ पे क्या है, पुश फैक्टर जो आपको जाने को मजबूर करते हैं कि भाई जाओ इस क्षेत्र से, पुश, और पुल फैक्टर होते हैं कि हमारे पास आओ। तो कहाँ पे आओगे आप, शहर में आओगे, तो शहर में क्या है, पुल फैक्टर है यानी अभिक्रश कारण है, और ग्राम में क्या है, अपक्रश कारण यानी पुश फैक्टर है जो आपको पुश कर रहा है जाने के लिए। इसके बाद हम जानते हैं जनसंख्या जो है, हमने देख लिया प्रवास एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और इसी से क्या होता है, लिंग और अनुपात वगैरह के दृष्टिकोण में भी प्रभावित आता है, क्योंकि जितनी जनसंख्या उसमें अब हमें यही देखना है कि लिंग कितना है, उसका उम्र कितनी है, भाई जैसी उनकी लिंग होगा, उम्र वगैरह होगी, उसी हिसाब से सरकार भी अपनी नीतियाँ बना सकती है और उनके दृष्टिकोण को समझ सकती है। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि होती है। तो ये हमने देख लिया, अभी ग्रामीण से नगरीय की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे बढ़ जाएगा। 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़ के 31.80 प्रतिवर्ष हो गई। तो आप देखिए जब 1951 का टाइम था तो कितनी कम परसेंटेज थी नगरीय जनसंख्या की, वहीं 2011 में कितनी ज़्यादा हो गई है। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, जो एक दशक है उसके अंदर अगर हम देखें तो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र जो थे, पहले कितने थे, सिर्फ 35 थे, ठीक है, और वो बढ़ के हो गए हैं हमारे 53, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा है, पहले 35 है फिर 53 हो गए हैं, इतने ज़्यादा नगरों में परिवर्तन आए हैं कि नगर पहले मान लीजिए 35 ही थे, अब क्या हो गए, 53 हो गए हैं। आयु संरचना, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमें क्या देखना है, आयु वगैरह, व्यवसाय वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि आयु संरचना कैसी है। अब किसी भी सरकार को ये देखना होता है कि हमारे देश में आयु संरचना वाले कौन से ज़्यादा है। जैसे भारत में क्या है, वयस्क लोग ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है।
ये आयु संरचना देखने से हमें इच्छा व्यक्ति की खरीदारी वगैरह कैसे क्या काम करना है सरकार को अच्छी तरह पता चल जाता है। क्योंकि जिस आयु, जैसे जापान का एग्जांपल लेते हैं, जापान में जो है बूढ़ों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की सरकार को क्या है, उनके बूढ़े हैं ज़्यादा, तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है भाई, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह रखनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। इस तरह की नीतियाँ बनानी पड़ती है। वयस्क और जो वृद्धि की जनसंख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के लिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर निर्भर करते हैं। मतलब यही बताया जाए कि वृद्ध और वयस्क की जो जनसंख्या होती है वो किसी भी सामाजिक आर्थिक ढांचे को देखती है, क्योंकि जहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग होंगे उस देश में क्या है, ज़्यादा काम वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि बूढ़े लोग क्या ही काम कर पाएंगे भाई, क्या सेवा दे पाएंगे। लेकिन जिस देश की वयस्क की जनसंख्या ज़्यादा होती है वो अच्छा होता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में है। अब किसी भी राष्ट्र के में जो है 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि बच्चे हैं जो सामान्यतः 15 वर्ष से कम है, ये क्या है, आश्रित में आते हैं, और ये इनके लिए क्या है, भोजन वस्त्र वगैरह सब इनकी सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती है, खुद उत्पादन नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं वयस्क, 15 से लेके 59 वर्ष के जो लोग होते हैं हमारे, तो उनको गिना जाता है वयस्क में। ठीक है, तो ये इनके क्या है, प्रजननशील वगैरह होते हैं, कार्यशील वगैरह होते हैं, तो ये सही है किसी भी राष्ट्र के लिए। और भारत में सबसे ज़्यादा वयस्क ही पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं वृद्ध लोग जो 59 से अबव है, वो लोग देखा जाता है कि ये लोग भी भाई आश्रित ही है, आश्रित अनुपात है इनका, क्योंकि ये तो कोई उत्पादन वगैरह कर नहीं सकते। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो फिर सरकार को स्वास्थ्य वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब ये देखिए, आप ग्राफ के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। वयस्क लोग सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, 58.7% है, कितने ज़्यादा है। ऑरेंज जो है हमारे वयस्कों को दिखाता है। वृद्ध जो है सबसे कम है हमारे यहाँ पे, 6.9% है। ठीक है, ब्लू वाला जो है ग्राफ ये हमारे वयस्क लोगों को दिखाता है, और जो येलो वाला है पार्ट वो दिखाता है हमारे बच्चे जो हमारे आगे के वयस्क होंगे, वो है 34.4%। ठीक है, अब देखते हैं लिंग अनुपात। हमेशा से हम जानते हैं कि महिलाओं का जो है लिंग अनुपात अच्छा नहीं रहा है। प्रति 1000 पुरुषों पे जब हम महिलाओं की इस संख्या को देखते हैं तो उसी को कहते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, समाज में जो है लिंग अनुपात वगैरह जो है महिलाओं का अच्छा नहीं रहा है, पहले से ही ये समाज में बुरी बात रही है। देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल कैसे कैसे देख सकते हैं, ये आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1000 पुरुष है। ठीक है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की कितनी संख्या है, इधर देखिए कि ये केरल का बताया गया है। केरल में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लिंग अनुपात, ठीक है, क्योंकि इतना तो कहीं पे नहीं है। ठीक है, 1084। ठीक है, यानी 1000 पुरुष है तो वहाँ पे उन पे महिलाएं कितनी है, 1084 है। और वहीं पे पौंडीचेरी में देखा जाए तो 1000 पे कितनी है, 1038 महिलाएं हैं। और वहीं पे दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, 1000 पे 866 महिलाएं हैं। और वही हरियाणा में जो है ये ग्राफ थोड़ा सा और डगमगा गया है, दिल्ली में तो और ज़्यादा डगमगा गया है, हरियाणा में फिर भी अब ठीक जा रहा है, 877। ठीक है, अब यही साक्षरता दर वगैरह भी देखते हैं। साक्षरता दर भी हम जानते हैं कि महिलाओं का अच्छा नहीं रहा है, पुरुषों का फिर भी ठीक है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार, मतलब एक साक्षरता दर ना सरकार निश्चित कर देती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा ऐसा मिले ना तो उसको मान लेना वो साक्षर है। तो उसमें क्या पाया गया था, 2011 की जनगणना में क्या रख दिया गया था, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है, अगर वो लिख सकता है और पढ़ सकता है किसी भी भाषा में तो उसको साक्षरता की श्रेणी में रखना। ठीक है, भारत की जो साक्षरता दर है वो धीरे धीरे सुधर रही है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर जो है 73% रहा है। 73% में हम जानते हैं जैसे पुरुषों का ज़्यादा और महिलाओं का कम रहा है। जो पुरुष है वो 80.9% जो है पढ़े लिखे थे, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए महिलाएं कितनी है, 64.6% जो है महिलाएं पढ़ी लिखी थी उस टाइम पे। अब व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय में हम जानते हैं इसे 3 प्रकार की हम श्रेणी में रखते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। उसमें हम देखा जाता है भारत जो है प्राथमिक श्रेणी के कार्य ज़्यादा करता है, लेकिन जो हमारे विकसित देश है वहाँ पे क्या है, तृतीयक श्रेणी के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी वो मतलब विकास पूरा कर चुका है। ठीक है, विकसित हो चुका है। लेकिन जो विकासशील या अविकसित देश होते हैं वहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के कार्य ज़्यादा होते हैं, और सरकार को देखना होता है कि हमारे वहाँ पे जनसंख्या जो है कौन से कार्य में ज़्यादा लगी हुई है। जिस कार्य में वो ज़्यादा लगी हुई है उस कार्य पे सरकार भी जो है ज़्यादा ध्यान देती है। तो सरकार के लिए देखना होता है कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जो जनसंख्या का प्रतिशत है विकास के महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा सूचक है, और कौन से कार्य में लगा हुआ है,
जो व्यावसायिक संरचना होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक श्रेणी के हमारे यहाँ पे व्यवसाय होते हैं। प्राथमिक श्रेणी में हमारा, जैसे कि आप जानते हैं, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पकड़ना, ये सारे आते हैं। द्वितीयक में हमारे भवन निर्माण वगैरह, उत्पादन वाले कार्य आते हैं। और तृतीयक में हमारे परिवहन, संचार, वाणिज्य वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। विकसित और, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विकसित और विकासशील जो देश होते हैं वो जो है उनका अनुपात अलग अलग होता है काम का। विकसित देश जो होते हैं वो हमारे कौन से काम करते हैं, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के ज़्यादा काम करते हैं, उनका अनुपात ज़्यादा रहता है। और विकासशील देश जो भारत की तरह विकास कर रहे हैं वहाँ पे जो है प्राथमिक श्रेणी के कार्य ज़्यादा होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 64% जो लोग हैं हमारे यहाँ पे वो कृषि कार्य करते हैं, यानी प्राथमिक श्रेणी का कार्य करते हैं। और द्वितीयक श्रेणी में हमारे, द्वितीयक श्रेणी का उस समय कार्य कितने लोग करते थे, सिर्फ 13%। और जो हमारे तृतीयक श्रेणी के कार्य थे वो 20%। अब देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है भारत में पहले से अच्छी हुई है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हुआ कि हम बोले बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो सुधार हुआ है धीरे धीरे, तभी तो मृत्यु दर भी घटा है। इसलिए महत्वपूर्ण घटक है स्वास्थ्य, और इसमें निरंतर जो है सुधार होना चाहिए। मृत्यु दर जो है पहले से घटा हुआ है। 1951 में अगर प्रति 1000 व्यक्तियों में 25 थी, मतलब जो है 1951 में देखा जाए तो प्रति 1000 व्यक्तियों में 25 लोग मरते थे। लेकिन वहीं अगर हम देखें इसको 2011 में घटकर 7.2 रह गई है। ठीक है, मतलब लगभग 7-7.5 लोग अगर 1000 लोगों में देखा जाए तो मर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा है भारत के लिए, लेकिन हमें और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी करनी है। औसत, पहले जो है औसत आयु कितनी होती थी भारत में जीने वालों की, वो 36 ईयर्स ओल्ड होती थी। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ के क्या कर दिया गया है, 2012 में कितनी हो गई है, कम से कम 67 हो गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं डाटा से कि काफ़ी सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, बहुत ज़्यादा जो संक्रमित बीमारी वगैरह थी उनके लिए टीके वगैरह, आधुनिक इलाज वगैरह किए हैं, जिसकी वजह से सुधार तो हुआ है भाई। और लेकिन हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बना हुआ है, कुपोषण। ठीक है, कुपोषण की वजह से हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि क्या है, भारत में बीमारियाँ तो सारी हो गई, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का पानी वगैरह, जल वगैरह अच्छा उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग को आज भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कुपोषण का शिकार हो रही है। इस किसकी वजह से, स्वस्थ पानी वगैरह नहीं है, इस तरह से ग्रामीण जनसंख्या जो है अच्छी तरह से उन्हें चीज़ें प्रोवाइड नहीं है या जागरूकता नहीं है। तो इस कारण से भारत में किशोर जनसंख्या के बारे में बताया गया है। किशोर जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, क्योंकि किशोर ही है ऐसा जो आगे जाके वयस्क बनेंगे। अगर किशोर अच्छे होंगे तो उस देश का भविष्य भी अच्छा होगा। भारत की जो है किशोर की अगर जनसंख्या देखें तो हम 5वां बड़ा भाग है ये। ठीक है, जो WHO के अनुसार किशोरों की आयु मानी जाती है वो 10 से 19 मानी जाती है, लेकिन भारत में क्या है, हम 12 वर्ष से 18 वर्ष लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे WHO के अनुसार दी गई है, क्योंकि WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष के जो लोग होते हैं वो किशोर में आते हैं। किशोर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उन्हें फिजिकल एजुकेशन, आपको क्यों पढ़ाई गई जा रही है, आगे आपकी सब्जेक्ट्स वगैरह ये क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए कि आपको फिजिकल एजुकेशन से पता चलता है कि हमारी स्वास्थ्य वगैरह क्यों ख़राब होते हैं, और कुपोषण क्या होता है, हमें कैसे अपना ध्यान रख रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, मतलब आपके स्वास्थ्य के बारे में आपकी जागरूकता का प्रसार करने के लिए ये आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट दिया गया है। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके तहत क्या किया था, ये सरकार ने नीति निकाली थी। इसी के तहत जो है ये सरकार का ये उद्देश्य रहते थे कि जो लोगों को है जागरूक किया जाए परिवार नियोजन वगैरह के लिए, और कल्याण वगैरह किया जाए, उनके स्वास्थ्य का सुधार वगैरह हो, और किस तरह से परिवार नियोजन करना है, ये सारी चीज़ें सरकार देखे, सरकार उन्हें बताए, जागरूक करे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसके तहत क्या किया गया था, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उन्हें निःशुल्क शिक्षा वगैरह प्रदान की जाए। उनका जो है शिशु मृत्यु दर जो है पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था बीमारियों से, लेकिन अब वो घट गया है, तो वो ठीक होना चाहिए, ठीक हुआ भी है देखा जाए तो। और व्यापक स्तर पे टीकाकरण वगैरह हो, आप देखते हैं जैसे घर घर आते हैं पोलियो पिलाने वाले, इस तरह से टीकाकरण अच्छा हो और अच्छे से हो पाए। लड़कियों की जो शादी की उम्र है पहले बहुत कम थी, कि बहुत जल्दी शादी, बाल विवाह वगैरह करा देते थे, फिर 18 फिर 21 हुई अब, तो इस तरह शादी की उम्र जो है बढ़ाई जाए, इस पे ऊपर जागरूकता वगैरह की जाए, परिवार नियोजन वगैरह लोग अच्छे से करें।
उस यही सारी इसी आगे चल के इसी में थोड़ा सुधार आया और ये जो है किशोरों के लिए बना दिया गया। किशोरों के लिए ये ध्यान दिया गया है कि भाई किशोर है तो यही आगे जाके हमारी जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक तरह से वयस्क बनेंगे, तो इन्हीं में अच्छी तरह से हमें जागरूकता लानी है। तो इसके तहत 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2009 में क्या किया, किशोर और किशोरियों जो है वो जनसंख्या का बड़ा भाग है तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया जिसके अंदर उन्हें समझाया गया कि देर से विवाह वगैरह का, संतान प्राप्ति का, गर्भ निरोधक वगैरह चीज़ें क्या होती है, बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए, खाद्यान्न संकट वगैरह, पौष्टिक आहार खाना है, आपको जागरूक रहना है, कुपोषण का शिकार नहीं होना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई गई। तो ये आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कहीं पे कोई दिक्कत रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ आपको समझा दी जाती है, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमारे क्या है जनसंख्या है, ठीक है बच्चे, वो जनसंख्या क्या है, बहुत बहुमूल्य संसाधन है। तो वो संसाधन कैसे पूरी तरह हमने समझ लिया है कि भाई वही यूज़ करते, वही हमारे उत्पादन है, वही उपभोक्ता है। तो जनसंख्या किसी भी देश की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सरकार के लिए, क्योंकि जनसंख्या शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो वो क्या है, श्रम शक्ति भी ज़्यादा होगी सरकार के पास, वो अच्छी तरह से कार्य वगैरह कर सकते हैं, किसी भी नीति वगैरह को लागू कर सकते हैं। अगर वहीं की जनसंख्या जो है शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, कोई उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, गरीबी है, जैसे अफ्रीका में हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो क्षेत्र भी जो है विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या जो है रुक सके थोड़ी सी, वो जो है जनसंख्या अच्छे से शिक्षित हो और उन्हें रोज़गार मिले, बेरोज़गारी कम हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो। ये सारी चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें भी कार्य करना चाहिए और हमें भी इन सब चीज़ों के लिए अपनी जागरूकता रहनी चाहिए। सब्सक्राइब करें एकलव्य स्टडी पॉइंट को, बेल आइकन को भी क्लिक करें, लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आई हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।